हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान में हमने शुरू किया था ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद क्या है, किस प्रकार से वो कानूनों का निर्माण कर सकता है और कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश संविधान ब्रिटिश संसद विश्व की जननी बना हुआ है, वो कौन कौन से कारण है वो हमने पढ़ लिए थे। उसका अगला जो टॉपिक है वह है ब्रिटिश संसद की सीमाएं या प्रतिबंध। तो क्या, जैसा हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संसद विश्व की संसदों की जननी है और वो किसी भी विषय पर कानून बनाने की क्षमता रखता है। एकात्मक शासन व्यवस्था होने की वजह से ब्रिटिश संसद में समस्त शक्तियों का एकत्रीकरण किया गया है और उसी एकत्रीकरण की वजह से ब्रिटिश संसद काफी पावरफुल है। तो इसी पावरफुल क्षमता के पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जो मर्जी आए वो कानून बना सकता है। तो ऐसा सोचना गलत है। ब्रिटिश संसद पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध मौजूद हैं जिसकी वजह से वो अपनी कार्य क्षमता पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखता है और उसकी सीमाएं क्या है उसे हम पढ़ेंगे। तो उसकी सीमाओं में सबसे पहले आता है जनमत, नंबर 2 है नैतिक नियम, नंबर 3 परंपराएं, नंबर 4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का प्रयोग, नंबर 5 विधि का शासन, नंबर 6 वेस्टमिनिस्टर अधिनियम, नंबर 7 प्रदत्त व्यवस्थापन और नंबर 8 अंतरराष्ट्रीय कानून व संगठन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 8 प्रमुख पॉइंट है जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद प्रतिबंधित होती है, नियंत्रित होती है या उसकी सीमाएं निश्चित कर दी गई है। तो बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद की प्रतिबंध का पहला प्रतिबंध है जनमत। जैसा हमें ज्ञात है, मैं आपको पहले भी इस चीज पर विचार विमर्श हो चुका है हमारा, कि ब्रिटिश जो जनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, संविधान के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इसलिए कौन सा कानून कब कहाँ कौन कौन से संशोधन हो गए, कौन कौन सी कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन सब की नॉलेज वहां पर अधिकांश नागरिकों में है। भारत और ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो भारत की जो साक्षरता रेट है वो काफी कम है ब्रिटेन की कंपैरिजन में, और उससे भी ज्यादा क्या है, लोगों का राजनीति में या संविधान की ओर ध्यान भी बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम लोग हमारे संविधान को विस्तार से समझ पाते हैं और उसको जान पाते हैं। मुख्य मुख्य कानून के बारे में अवश्य जानकारी है, लेकिन कौन कौन से नए कानून बन रहे हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं या कोई परिवर्तन हो गया है, कोई नया कानून जुड़ा है, इन सब के बारे में जानकारी लोगों को कम हो पाती है। लेकिन ब्रिटेन का जनमत इतना पावरफुल जनमत है कि वो तुरंत जब भी कोई नया कानून बनता है तुरंत अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा बता देती है सरकार को कि उसे कानून को चालू रखना है या उसे संशोधित, रद्द या परिवर्तित करना है। तो वहाँ की जनमत कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम पढ़ सकते हैं कि किस रूप में वहाँ की जनमत मुख्य कार्य करती है कानून निर्माण में। हमें ज्ञात है कि लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अतः जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस संसद नहीं कर सकता। इस प्रकार वे सभी साधन संस्थाएं जो लोकमत का निर्माण करती है वे ही संसद की कानूनी सर्वोच्चता पर भी प्रतिबंध लगाती हैं। जैसे ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, प्रेस,
दूरदर्शन तथा अभिव्यक्ति के वे अन्य सभी साधन जो संसदीय सर्वोच्चता की पूर्ण निगरानी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद जो है वहाँ की जनमत जो है कि जैसा हमें भी ध्यान है कि भारत का लोकसभा और ब्रिटेन की लोक सदन दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी जाती हैं और इनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। इसी वजह से कोई भी संस्था या कोई भी संसद का कार्य ऐसा नहीं हो सकता जो ये जनता की इच्छा के विरुद्ध जाए। तो ये बहुत बड़ा बंधन है वहां पर राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह और लोक सदन और प्रेस, दूरदर्शन, रेडियो, ये सारी की सारी ऐसी अभिव्यक्ति के साधन है जो लोगों का जो निर्णय होता है उसे ब्रिटिश संसद तक पहुंचा देते हैं। दूसरा पॉइंट है नैतिक नियम। हम जानते हैं नैतिक नियमों की महत्वता कि भारत में नैतिक नियम उतने ही सम्माननीय है, उतने ही सुचारू रूप से चलाए और अपनाए जाते हैं जितने की राजनीतिक नियम। तो नैतिक नियमों को तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसीलिए वो ब्रिटिश संसद के लिए भी एक सीमा रेखा तैयार करता है। कैसे पढ़ते हैं? वैधानिक दृष्टि से संसद प्रभु सत्ताधारी संस्था है, लेकिन व्यवहार में संसद नैतिक धारणाओं के विरुद्ध व धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। जैसा जेनिंग्स ने अपनी कोटेशन में ये कहा है कि यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए तो ऐसे बच्चों को बचाकर रखना गैर कानूनी होगा, परंतु कोई पागल विधानमंडल ही ऐसा कानून बनाएगा और पागल जनता ही इसे मानेगी। तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाता है जेनिंग्स की कोटेशन के माध्यम से कि किस रूप में नैतिक नियम हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन है। जैसे हम पढ़ चुके हैं मानवाधिकारों को भी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो शब्द आते हैं बीच बीच में टेक्निकली, वो सारे शब्द हमें क्या समझाते हैं कि राजनीति विज्ञान में सारी की सारी बातें व्यक्ति के जीवन को इम्पोर्टेंट बनाती है। पूरी सामाजिक व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति ने ही जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण व्यक्ति ने किया, जितनी भी कार्यविधियां जो चल रही हैं कानून के रूप में उसका निर्माण व्यक्ति कर रहा है और जिन पर ये लागू हो रहा है वो भी व्यक्ति है। तो इन तीनों ही चीजों में कॉमन व्यक्ति है और व्यक्ति ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई सा भी नियम चाहे वो नैतिक हो या राजनीतिक हो, दोनों ही व्यक्ति की गरिमा को ऊपर उठाकर रखते हैं और इन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। तो जीवन जीने का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारे मुख्य अधिकार हैं जिसकी वजह से ये संसद के ऊपर हावी रहते हैं और इसीलिए कोई भी कानून इन व्यवस्थाओं को तोड़ना संभव नहीं होता। जैसे जेनिंग्स ने बताया कि यदि नीली आंखों वाले बच्चों को मारने का कोई कानून निकल जाए तो क्या होगा? नीली आंखों वाले बच्चों को बचाकर रखना क्या होगा? एक अपराध होगा। लेकिन आप सोचिए, क्या छोटे बच्चों को मारना हमारे नैतिक नियम में आता है क्या? नहीं आता। किसी की भी हत्या करना हमारे नैतिक नियमों के विरुद्ध है। तो यदि ऐसा कानून संसद बना देती है तो संसद ही पागल हुई। पहले तो संसद ही पागल हुई कि उसने ऐसा कानून बनाया कैसे। और दूसरी बात, यदि बना भी दिया
तो कैसे बेवकूफ लोगों ने उस कानून को माना। तो दोनों ही तरह से हम देखते हैं कि नैतिक नियम ब्रिटिश संसद के ऊपर प्रतिबंध का कार्य करता है। अगला पॉइंट है परंपराएं। तो परंपराओं के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं कि जो परंपराएं लंबी समय से चली आ रही हैं, जिन्हें जनमानस ने स्वीकार कर लिया है, उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। जैसे हम भारत की बात करते हैं कि दिवाली की सफाइयां करना, मांडना या मिठाइयां बनाना, एक दूसरे के घरों पे शुभकामनाएं देने जाना, ये हमारी परंपराएं हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि इन्हें तोड़ा जाएगा तो जनमानस इसका विरोध करेगा। तो ब्रिटेन में भी ऐसा ही है कि परंपराओं की जो जड़ें हैं वे काफी मजबूत है और उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। तो वो भी ब्रिटिश संसद के ऊपर क्या प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है। परंपराओं की सुदृढ़ स्थिति होने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में यदि किसी परंपरा को जिसकी उपयोगिता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है तो कानून के द्वारा उसे परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संसद सुव्यवस्थित परंपरा को जनता की स्वीकृति के बिना बदलती है तो ब्रिटिश जन समूह इसे स्वीकार नहीं करेगा और ना ही वो करता है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि परंपराएं भी वहां पर इसका अपना पूरा का पूरा जो उनकी परंपराओं की जो स्थिति है वो भी काफी उच्च स्थिति है और अपनी सुदृढ़ता वो बनाए हुए है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का प्रयोग। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का प्रयोग हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इसीलिए जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन है जैसे निर्वाचन है और भी बहुत सारे साधन है जो वहां पर, वो समस्त साधन प्रजातंत्र के साधन क्या करते हैं, ब्रिटिश संसद पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसकी सीमाओं को मजबूत करते हैं। तो ब्रिटेन में जनमत जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भी जब भी संसद ने नैतिकपूर्ण व संवैधानिक प्रश्नों पर विधि का निर्माण किया है तो उनमें निर्वाचन समूह ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सदस्यता के प्रश्न पर 1995 में जनमत संग्रह करवाया गया था और जनमत संग्रह के बाद ही ये निर्णय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः अपना कार्य पहले के समान करेगी अथवा नहीं। तो प्रजातंत्र के साधन नैतिकपूर्ण और संवैधानिक पूर्ण होने की वजह से पूर्ण रूप से अपनी सुदृढ़ता लिए हुए हैं। अगला पॉइंट है विधि का शासन। ये जो व्यवस्था है विधि का शासन, ये विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की संविधान की प्रमुख विशेषता होती है। विधि का अर्थ कानूनों से है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है और कानून के समक्ष सभी समान है, बराबर है। तो विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है और इसलिए संसद के ऊपर ये भी अपनी प्रमुख सीमा बनाए हुए है। कैसे, सुनिए। विधि का शासन का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। विधि का शासन आदि संसद की प्रभुसत्ता पर आश्रित तथा संबंधित है तथा विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसे ही गंभीर जन प्रतिक्रिया होती है जैसे किसी देश शासन द्वारा
मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हो सकती है। तो संसद की प्रभुसत्ता के द्वारा यदि कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाए जो कानून विधि से का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, तो वहां की सुदृढ़ जनमत या वहां का जन प्रतिनिधित्व विधि के शासन के उल्लंघन पर आरोप लगाती है और सरकार को ऐसा करने से सख्त मना कर देती है। अगला पॉइंट है वेस्टमिनिस्टर अधिनियम। तो वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में बनाया गया था। ब्रिटेन के संविधान के अंदर इसकी विशेष महत्वता है और वेस्टमिनिस्टर अधिनियम के द्वारा किसकी संसद की प्रभुसत्ता को कम करने का एक अधिनियम लागू किया गया था कि संसद सर्वोच्च है, संसद के पास कानून बनाने की समस्त शक्तियां हैं उसके पास, लेकिन फिर भी एक कानून जो 1931 में बनाया गया था प्रजातंत्र की रक्षा हेतु, उसमें ये नियम तय कर दिया गया कि संसद की प्रभुसत्ता सीमित रखी जाएगी। 1931 में वेस्टमिनिस्टर अधिनियम को संसद की प्रभुसत्ता को सीमित करने हेतु बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि 1931 के बाद से ब्रिटिश सांसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ब्रिटिश संसद को इस हेतु आवेदन पत्र भेजा न जाए कि यदि जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य होता है, ब्रिटेन में केंद्र और अधिराज्य कहलाते हैं। तो अधिराज्यों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं है ब्रिटेन में। लेकिन कब कानून बना सकता है केंद्र उन पर, इसके लिए वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में लागू किया गया कि यदि अधिराज्यों से यानी मतलब राज्यों से लिखित में आवेदन के रूप में केंद्र सरकार के पास या ब्रिटिश संसद के पास कोई आवेदन जाता है कि इस विषय पर कानून का निर्माण किया जाए, तो इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, तभी ब्रिटिश संसद उस पर कानून निर्माण कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये कब लागू हुआ? वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था भारत में भी है और प्रदत्त का अर्थ होता है प्रदान करना, देना। क्या देना? व्यवस्थापन यानी व्यवस्थापिका के कार्यों को देना। किसे देना? कार्यपालिका को देना, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका का काम कानून निर्माण करना होता है, तो कार्यपालिका उन कानूनों को एक्चुअल में क्रियान्वित करती है। नीति यदि क्रियान्वित ना हो तो जो कानून है वो केवल पेपर में रह जाएंगे। तो उस कानूनों को क्रियान्विति देने के हेतु कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। जब व्यवस्थापिका के पास कार्यों का भार बहुत अधिक हो जाता है तो वो अपने कार्यों को व्यवस्थापिका कार्यों को किसे सौंप देती है? कार्यपालिका को। कुछ कार्यों को, समस्त कार्यों को नहीं, तो कुछ कार्यों को कार्यपालिका को सौंप देती है। उसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है भारत में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिखित संविधान है नहीं, तो फिर प्रदत्त व्यवस्थापन किसने काम किसको दिया ये उसको उस समय पता ही नहीं चलेगा। तो ब्रिटेन की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवहार में वह अपना कार्य अर्थात कानून की केवल मोटी मोटी रूपरेखा ही निर्धारित करता है और विभिन्न नियम व उपनियम का कार्य प्रशासनिक विभागों को सौंप देता है। और यही कार्य ब्रिटेन में प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। कि ब्रिटेन की व्यवस्था है कि जितने भी कानून का निर्माण होता है वो संसद द्वारा केवल उसकी मोटी मोटी रूपरेखा को ही ब्रिटिश संसद
उसका निर्माण करती है, क्योंकि उसके पास कार्य ज्यादा है। पूरे राष्ट्र का कार्य एक ही जगह हो रहा है संसद के पास, तो उसके पास ऑब्वियसली कार्य बहुत अधिक है। तो कार्य की अधिकता होने की वजह से वो मोटी मोटी रूपरेखा बनाकर किससे प्रदान कर देती है? अधिराज्यों को। अधिराज्यों में कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं, जो राष्ट्रपति यानी सम्राट से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो पद सोपान बना हुआ है, उस पद सोपान के द्वारा उसको क्रियान्वित करती है। और वो क्रियान्विति किस रूप में होती है कि मोटी मोटी रूपरेखा संसद ने बना दी, अब जो छोटे नियम है और या उप नियम है उन सबको ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लागू करते हैं और उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करते हैं। तो ब्रिटेन में इस व्यवस्था को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सीमाओं का, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन। हमें ज्ञात है कि हम सब इस विश्व का एक हिस्सा मात्र हैं। बहुत बड़ा है विश्व का एकमात्र हिस्से में हम लोग रहते हैं, तो वो हमारा राष्ट्र है जिसके हम नागरिक हैं। तो अपने राष्ट्र को तो हम राष्ट्र कहते हैं, लेकिन विश्व में उसकी क्या स्थिति है? विश्व राज्य की स्थिति। तो जिस प्रकार केंद्र द्वारा अपनाए गए कानून में राज्यों के कानून भी समाहित हो जाते हैं, फिर उस राष्ट्र के कानून बनते हैं, तो उसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो पूरे विश्व के लिए एक बनाए गए हैं, उन सब में हम समस्त राज्यों के कानून भी शामिल होते हैं। तो ये कानून व संगठन जो भी बनाए गए हैं, वही मानव की स्थिति उच्च रखने के लिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन बनाए गए हैं। तो इसीलिए जो भी कार्य करते हैं प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य, जो भी कानून का निर्माण होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून उसमें ऑटोमेटिकली होता है, हम उसी का एक हिस्सा है। उसी प्रकार यदि हम देख लें छोटा सा उदाहरण देकर, कि जिस प्रकार से 1000 के नोट में 500, 200, 100 का नोट समाहित अपने आप ही हो जाता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ही राष्ट्रीय कानून ऑटोमेटिकली समाहित होते हैं, और उन कानूनों को तोड़ना अपराध के समान होता है। और इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र किसी भी कानून का निर्माण करने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी एक बार ध्यान रखता है, और फिर उसे तोड़ना संभव नहीं होता। तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को सीमित किया गया है, या वह ऑटोमेटिक सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में वेस्टरेड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में यह निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है, और जिस कानून में सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है, उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून बड़े हैं, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र की, सभ्य राष्ट्र की सहमति उसमें शामिल होती है। उसने हमारे देश की सहमति प्राप्त कर ली है, अतः उन कानूनों का उल्लंघन करना भी एक बड़े अपराध के समान होता है। अतः कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि ब्रिटिश संसद सदैव प्रतिबंधित या सीमित रहती है।